मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। मेरा पति शादी की पहली रात ही अजीबोगरीब हरकतें कर रहा था जो मेरी समझ से बाहर था। एक पल को तो मुझे शक हुआ कि शायद वे कोई जहनी मरीज़ है और मैं बुरी तरह से फंस चुकी हूँ। अरमानों के सेज पर मैं दुल्हन बनी बैठी थी कि अचानक से मेरा शौहर अंदर दाखिल हुआ। मैंने सर उठा कर न देखा और उसने मेरे सिरहाने से एकदम तकिया उठाया तो मेरा दिल डूब गया। एक ही सेकंड में मेरे जहन में हज़ारों ख्याल आ गए कि उसने तकिया क्यों उठाया। क्या वे इस शादी से खुश नहीं है? क्या कहीं और सोने का इरादा रखता है? ये बातें सोचकर तो मेरा दिल पूरी तरह से डूब गया और मुझे इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं सर उठा कर देखती कि मेरा पति तकिया उठा कर क्या कर रहा है। खैर, मैंने अपने अंदर हिम्मत जमा की और अपना घूंघट थोड़ा सा उठा कर देखा तो मेरा पति एक छोटे से स्टूल के ऊपर खड़ा था और सामने एक रोशनदान था जिसमें वे तकिया लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वे मुसलसल कोशिश में लगा था किसी तरह रोशनदान पूरी तरह से बंद हो जाए। अब मैं फटी फटी आंखों से अपनी इस अनोखे पति को देखने लगी। अगर दिन का वक्त होता तो रोशनदान को बंद करने की कोई तुक नहीं बनती, लेकिन रात के वक्त कौन सी ऐसी आफत आ गई जो वह मुझसे किसी तरह की कोई बात किए बगैर रोशनदान को बंद करने में लगा हुआ था। अपने काम में इतना ज़्यादा मसरूफ़ था, मेरा दिमाग इस वक्त ना जाने क्या कुछ सोच रहा था, क्योंकि वह मुझे कहीं से भी एक नॉर्मल इंसान नहीं लग रहा था, जो शक्ल से बहुत परेशान था और इसकी हरकत भी नॉर्मल इंसानों के जैसी नहीं थी। खैर, मैं इसके बोलने का इंतज़ार कर रही थी। अब मैं नई नवेली एक रात की दुल्हन अपने मुंह से क्या पूछती। 10-15 मिनट रोशनदान को पूरी तरह से बंद करने के बाद मेरे करीब आकर बैठ गया। जैसे ही मैंने देखा कि मेरा पति स्टूल से नीचे उतरा है, इसी वक्त मैंने अपना घूंघट जल्दी से नीचे कर दिया और संभल कर बैठ गई। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। फ़िलहाल मुझे खुश होना चाहिए था, क्योंकि अपने घर में जैसी ज़िंदगी में गुजार रही थी मुझे उससे छुटकारा मिल गया था और जल्दी जल्दी में मेरी शादी भी हो गई। लेकिन पति की इस हरकत ने तो मेरे दिल ही बुरा कर दिया। बजाय खुश होने के मैं परेशान बैठी हुई थी। मैंने उससे कुछ नहीं पूछा। मैंने सोचा कि वे खुद ही बताएगा, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं कहा। मैंने सोचा कि शायद वे कुछ बताना नहीं चाहता हो। एक तो मैं ऐसी लड़की थी जो हर बात की गहराई में जाना चाहती थी। छोटी से छोटी बात भी मुझ पर बहुत ज़्यादा असर करती। मेरे सामने अगर कोई मामूली सी हरकत भी कर ले तो मैं वजह जानना चाहती थी। इसने ऐसा क्यों किया? ये कहना गलत तो नहीं होगा कि मेरी तबीयत में शक करना हद से ज़्यादा था। बचपन से मेरी यही आदत थी। मेरे घर वाले भी कुछ अजीब हरकतें करते थे तो मैं इस बात की तह में जाती, क्यों लोगों ने ऐसा क्यों किया? मेरे माँ बाप अब नहीं रहे थे और मैंने अपने चाचू के घर में परवरिश पाई थी, जहाँ पर मैं एक बदतर ज़िंदगी गुजार रही थी और इस इंतज़ार में थी कि कब मेरी शादी होगी और मेरी जान इस परेशानी से छूट जाएगी। मैं सोचते सोचते न जाने कहाँ पहुँच गई। मुझे इस बात का भी होश नहीं रहा कि मेरा पति मेरे करीब आकर बैठ गया और मेरा घूंघट पलट कर मुझे देख रहा था। जब उसने अपने गले से आवाज़ निकाली तो मुझे वापस होश आया और मुझे याद आ गया कि आज मेरी शादी की पहली रात है। अफजल हैरत से मुझे देखने लगे। फिर पूछा कि तुम उदास लग रही हो, क्या वजह है? ये बात कहते हुए अफजल का लहजा अजीब सा हुआ था। मैं समझ गई कि हर दूल्हे की तरह इसे भी शायद यही वहम हो गया है कि कहीं इसकी दुल्हन इस शादी से नाखुश तो नहीं, कहीं मैं किसी और को पसंद तो नहीं करती। ये ख्याल आते ही मैंने फ़ौरन खुद को नॉर्मल किया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरा पति शादी की पहली रात ही किसी किस्म का शक अपने दिल में बैठा ले। मैंने कहा कि ज़्यादा थकावट की वजह से मेरे सर में दर्द हो गया है और कोई बात नहीं है। मेरी बात सुनकर जैसे उन्हें सुकून आ गया। फिर मैं भी शर्माते हुए मुस्कुराई। वे मेरे हुस्न की तारीफ़ करने लगे और क्यों ना करते, मैं थी ही इतनी हसीन और मेरी सारी खूबसूरती मेरे पति के लिए तो थी। शादी से पहले एक नज़र मैंने अफजल को देखा और वे मुझे अच्छे लगे थे। हमारी नई ज़िंदगी की शुरुआत हुई। रोशनदान वाला ख्याल झटक कर मैंने पूरी तवज्जो अपने पति पर दी और वह मुझसे मोहब्बत भरी बातें करते हुए मेरे कानों में रस घोल रहे थे। उन्होंने मुझे बताया कि उनके घर में उनकी माँ और छोटा भाई रहते हैं और मुझे एक बात कही कि मैं उनके साथ अच्छा रवैया रखूं। मुझे भी भला क्या ज़रूरत थी सास और देवर के साथ बिना वजह झगड़ा करने की। मैं चाचू के घर में जिस तरह की परेशानी भरी ज़िंदगी गुजार कर आई थी, तो मुझे अपना ससुराल तो जैसे किसी जन्नत के बराबर लग रहा था।
पहले ही दिन मैंने फैसला किया कि मैं अपने नए घर को जन्नत बनाऊंगी, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि मैं एक जहन्नुम से निकलकर दूसरे जहन्नुम में आ गई हूँ। शादी की अगली सुबह सब कुछ नॉर्मल था। मेरा ससुराल ज़्यादा अमीर कबीर नहीं था। जैसे हम लोग थे ये भी वैसे ही थे, जो मुझे कोई मुश्किल पेश नहीं आई। उनका रहन सहन भी बिल्कुल वैसा ही था जैसा ही मेरे चाचू के घर का रहन सहन था। शादी की सुबह मैं किचन में गई तो मेरी सास नाश्ता बना रही थी। मैंने उनसे कहा कि आप रहने दे, मैं बना लेती हूँ। ये सब मैंने सास का दिल जीतने के लिए नहीं किया था, बल्कि अपने घर पर मुकम्मल कब्जा हासिल करने के लिए किया था, क्योंकि मुझे अंदाज़ा हो गया था कि जो औरत घर का सारा काम करती है वही घर की असली मालकिन होती है। मैंने अपनी चाची को देखा था, इस तरह से उन्होंने सारे घर को अपने काबू में कर रखा था। चाची के सामने तो मेरी एक नहीं चलती थी, लेकिन मैंने उनसे बहुत कुछ सीख लिया था और अब मुझे वही तरीका अपनाना था। सास तो खुश हो गई और फ़ौरन किचन मेरे हवाले कर दिया। मेरा पति और देवर भी मुझे काम करता हुआ देखकर बहुत खुश हुए। उनकी खुशी देखकर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। सोच रही थी कि औरत भी इतनी बेवकूफ़ होती है कि मर्द इससे अपना काम निकलवाना चाहता है और निकलवा लेता है, चाहे वे किसी भी तरह का काम हो। एक औरत पति के लिए और घर के लिए मशीन होती है। इसके बाद वे बच्चों की रखवाली पर तैनात हो जाती है। और हैरत की बात यह थी कि सारे काम औरत खुशी खुशी कर लेती है, लेकिन मैं उन बेवकूफ़ औरतों में से नहीं थी। काम करने के पीछे मेरा मकसद सबको खुश करना नहीं था, बल्कि अपने घर को अपने काबू में करना था। सास नामी इस मखलूफ का फ़न तो मैंने पहले ही दिन कुचलने का फ़ैसला कर लिया, क्योंकि सासों के बारे में कई ज़्यादा खौफनाक किस्से मैं सुन चुकी थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी असल परेशानी की वजह आगे जाकर सास नहीं बल्कि मेरा अपना पति ही बनने वाला था। सारा दिन घर के सारे काम खुशी से निपटाने के बाद मैं रात को फिर से तैयार हो गई और जल्दी से मेकअप किया और अच्छा जोड़ा पहनकर मैं अफजल का इंतज़ार करने लगी, जो किसी काम से बाहर गया हुआ था। काफ़ी देर से बोरियत से बचने के लिए मैंने मोबाइल उठाया और देखने लगी। अचानक मेरी नज़र उस तकिए पे गई जो अभी तक रोशनदान में फंसा हुआ था। मैं उठकर रोशनदान के सामने आकर खड़ी हो गई और रोशनदान से तकिया निकाल कर वापस बेड पर रख दिया। मैंने रोशनदान की दूसरी तरफ झाँका नहीं, क्योंकि एक तो मेरा कद छोटा था और स्टूल बाहर पड़ा हुआ था। मुझे झाँकने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। मैं फिर से मोबाइल उठाकर उसे देखने लगी। थोड़ी देर बाद अफसल अंदर आए और फिर मैंने उनको खाना दिया। मुझे इस तरह से तैयार देखकर उन्होंने एक बार फिर से मेरी तारीफ़ों के पुल बांधने शुरू कर दिए। इस घर में मेरा पहला दिन बहुत ही अच्छा गुजरा। मुझे वाकई लग रहा था कि मैं अपने घर में आ गई हूँ, और अफसल की मोहब्बत ने तो मुझे बेशुमार खुशी दी थी। मुझसे बातें करते हुए अचानक ही अफजल के तेवर बदल गए। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कुछ याद आ गया हो। उसने एक बार फिर से तकिया उठाया और स्टूल लगकर रोशनदान में तकिया लगाने लगा। मैंने आज भी कोई सवाल नहीं किया, इस उम्मीद पर कि वह खुद ही बताएगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। लेकिन ये एक आधी रात की बात नहीं थी। रोज़ाना रात को यही होने लगा। सोने से पहले वे रोशनदान में तकिया रखना नहीं भूलते। जब मेरे पति ने मुझे कुछ ना बताया तो मैंने सवाल कर ही डाला कि दिन को तो आप इस रोशनदान में तकिया नहीं रखते हैं, हालांकि दिन में रोशनी आती है, और रात होते ही आप तकिया क्यों रख देते हैं, हालांकि रात में तो अंधेरा होता है। मेरे इस तरह से अचानक सवाल करने पर उन्होंने चौंक कर मेरी तरफ देखा और फिर कहा कि हानिया, मुझे ऐसा लगता है हम दोनों को रात को कोई देखता है इस रोशनदान से। अफजल की बात सुनकर मैं परेशान हो गई। भला हम दोनों को कौन देखेगा? मेरे घर में मेरी सास और मेरे देवर के अलावा तो कोई भी नहीं था, और वह दोनों इस किस्म की घटिया हरकत क्यों करेंगे? भला इस बात का दूसरा मतलब तो यही निकलता है कि अफजल को या तो अपनी माँ और अपने छोटे भाई पर शक है। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर अफजल के साथ कोई जहनी बीमारी है। मैं अपनी पति की जहनी हालत पर शक कर रही थी, लेकिन अगली रात कुछ ऐसा हो गया जिसे देखकर मेरे ऊपर आसमान गिर गया। तब मुझे समझ में आया कि अफजल इस तरह की हरकतें क्यों कर रहे हैं। अफजल ऑफिस के काम से दूसरे शहर गए थे, लेकिन वहाँ पर ज़्यादा बारिश होने की वजह से वह वापस नहीं आ सके। उन्होंने मुझे फ़ोन किया और कहा कि यहाँ पर बारिश हुई है, इसलिए आज रात मैं नहीं आ पाऊँगा। मैंने सोचा चलो ठीक है, आज रात मैं अकेली सो जाती हूँ। वैसे भी मुझे डर नहीं लगता था। पहले मेरी नज़र रोशनदान की तरफ गई, जहाँ पर रोज़ाना रात को अफजल तकिया लगा देते थे। रोशनदान को देखकर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई
और अपने पति की सादगी और खौफ पर मुझे हंसी आ रही थी, क्योंकि हमारे घर में कोई ऐसा भी नहीं था जो इस किस्म की हरकत कर सके। मैं बेफिक्र थी और मैंने इसे सिर्फ अफजल का वहम समझा और कुछ नहीं। लेकिन अगले ही पल मेरा ख्यालात बिल्कुल बदल गया। जब मैंने बत्ती बुझाकर सोने की कोशिश की तो मुझे रोशनदान की तरफ से कुछ आवाज़ सुनाई दी, जैसे कि कोई वहाँ पर खड़ा हो। मैं जो कभी ना डरती थी, अचानक से दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा और मैं परेशान हो गई कि रात के इस पहर जब सब घर वाले सो रहे हैं तो घर की पिछली तरफ कौन हो सकता है। धड़कते दिल के साथ मैंने स्टूल रखा और थोड़ा सा ऊपर होकर रोशनदान के पीछे झाँका तो सामने का मंजर देखकर मेरी रूह फना हो गई। सामने मुझे एक वजूद नज़र आया जिसने अपने आप को शॉल में लपेट रखा था, लेकिन देखने से मुझे अंदाज़ा हो गया कि वह कोई लड़की थी। यह मंजर देखकर तो मेरे ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया और मुझे सारी बात समझ में आ गई। और रोशनदान वाली बात, यानी कि अफजल का इस तरह से तकिया रखने बेमतलब नहीं था और ना ही उन्हें कोई वहम था, बल्कि उन्हें बिल्कुल यकीन था कि वहाँ से कोई झांकता है। मैं घर के पिछले हिस्से की तरफ भागी कि देख सकूं कि वे लड़की कौन है। जब मुझे यकीन हो गया कि वे लड़की ही है तब ही मैं पीछे गई, वरना किसी मर्द को देखकर मेरी हिम्मत नहीं होती कि मैं इस तरह से आधी रात को घर के पिछले हिस्से की तरफ जाती जहाँ पर रोशनदान था। मुझे देखकर वह जो भी भागने की कोशिश कर रही थी कि अचानक मैंने इसका शॉल पकड़ लिया, इसके वजूद से शॉल को अलग कर दिया। तो इस लड़की को देखकर मेरी हैरत की इंतहा न रही कि वह वही लड़की कोई और नहीं बल्कि मेरी अपनी छोटी बहन राहिमा थी। हाँ, मेरी अपनी सगी बहन राहिमा, जिसकी उम्र इस वक्त 18 साल थी। वे मुझसे 4 साल छोटी थी। मेरी उम्र 23 साल थी और मैं हैरान थी कि आखिर ऐसा क्या आफत आ गई कि आधी रात को जब वह यहाँ आई थी, मुझे देखकर उसने एक बार फिर से भागने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसका बाजू पकड़ लिया और उसे खींचते हुए अपने कमरे तक लाई और गुस्से से सवाल किया। मैंने उससे पूछा कि राहिमा, क्या हरकत है? आधी रात को तू मेरे घर में और वह भी मेरे कमरे में झांक क्यों रही थी? और मेरे पति के कमरे में झांकते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? मैं उससे सवाल कर रही थी और एक ही पल में हज़ारों सवाल मेरे जहन में आने लगे। ये सब क्या हो रहा था मेरी समझ से बाहर था। मैं इस वक्त वहाँ पर किसी को भी तसव्वुर कर सकती थी, लेकिन मेरे जहन गुमान में भी नहीं था कि वे मेरी छोटी बहन जो कि सिर्फ 18 साल की है, ये वे हरकत करेगी। मेरी बात सुनकर उसने दोनों हाथों में अपना चेहरा छुपा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। हम दोनों बहनें बहुत खूबसूरत थी क्योंकि हमारी माँ हसीन थी। राहिमा के लंबे बाल इस वक्त जूड़े से खुलकर उसकी कमर पर बिखर गए और मैं उसका हुस्न देख रही थी। वे क्यों रो रही थी मुझे समझ नहीं आ रहा था और मुझे कुछ बता भी नहीं रही थी, बस रोई चली जा रही थी। इतनी ज़्यादा दिलेर हो गई हो कि तुम आधी रात को अपने घर से मेरे घर तक आ गई हो और तुम्हें किसी ने देखा भी नहीं। यह आज रात की बात नहीं है, तुम रोज़ाना यहाँ आती हो, इसलिए मेरा पति रोशनदान में तकिया रख देता है। तुम्हें अंदाज़ा भी है, अगर मेरे पति को मालूम हो गया कि मेरी छोटी बहन हमारे कमरे में झांकती हैं तो मेरी उनकी नज़र में क्या इज्जत रह जाएगी? तुम्हें एहसास है? मैंने गुस्से से सवाल किया तो वह फूट पड़ी। सच बात तो यह है आपी कि आपके पति की कोई इज्जत है ही नहीं, बल्कि आपके पति ने तो मेरी इज्जत को भी दागदार करके रख दिया है। राहिमा ने कहा। एक बार वे फिर से रोने लगी। मेरे सर पर तो जैसा आसमान गिर गया। इसकी बात सुनकर वे क्या बोल रही थी, मेरे लिए उन बातों पर यकीन करना बहुत मुश्किल हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा पति इतना अच्छा है और तुम इतनी छोटी बहन जैसी हो। मैंने अपने गुस्से पर काबू पाते हुए राहिमा से कहा, लेकिन मैं सोच में पड़ गई कि आखिर मेरी बहन इतना बड़ा इल्ज़ाम मेरे पति पर क्यों लगा रही है। भला मेरे पति के साथ तो मैंने चंद दिन ही गुजारे थे इस घर में, लेकिन अपनी बहन के साथ तो मैंने 18 साल गुजारे थे। वे हमेशा से एक जज्बाती लड़की थी, अपने ध्यान में रहती। वे मुझसे भी बात नहीं करती थी। मैंने उसे कई मर्तबा अपने करीब करने की कोशिश की कि हम दोनों चाचा के घर में रहते हैं तो बेहतर यही होगा हम आपस में दोस्ती करें, लेकिन हमारे बीच हमेशा उसने खुद ही फासला रखा। लेकिन इतना तो मैं जानती थी कि वे झूठ नहीं बोल सकती है। अगर वे सच बोल रही थी तो फिर आधी रात को वहाँ क्या कर रही थी? सबसे बड़ा सवाल तो ये था जिसका जवाब मुझे राहिमा से चाहिए। काफ़ी देर रो लेने के बाद उसने बताया, अप्पी, जब आपका रिश्ता आया था तो मैं अफजल के पास गई थी उसको पानी देने के लिए, और इसी वक्त इस शख्स की बुरी नज़र मुझ पर पड़ गई। उस दिन के बाद उसने मेरा जीना अजाब कर दिया था।
आपकी शादी 3 महीने बाद हुई थी और 3 महीनों में हर तरह से आपके पति ने मुझे परेशानी पहुंचाई है। छोटी थी, बेवकूफ़ थी, इसकी मोहब्बत भरी बातों में आ गई और अपना सब कुछ गंवा दिया। आपका पति मुझे ब्लैकमेल करता है। इसके पास मेरी कुछ तस्वीरें हैं जो कि सही नहीं हैं। उसकी वजह से वो मुझे धमकी देता है और मेरा गलत इस्तेमाल करता है। मैंने उससे कहा कि मुझसे शादी कर लो इससे पहले कि तुम्हारी शादी मेरी अप्पी से हो जाए, लेकिन उसने मुझसे शादी नहीं की और मैं रोज़ाना रात को इसलिए आती हूँ कि वह सारे सबूत मिटा सकूँ जो इसके पास हैं। मैं आप दोनों के कमरे में नहीं झांकती हूँ, बल्कि ये देखती हूँ कि अगर आपका पति गहरी नींद में सो चुका हो तो मैं किसी तरह घर के अंदर दाखिल होकर वे सब सबूत हटा दूँ जो उसके लैपटॉप में हैं। राहिमा बोलती जा रही थी और मेरा दिल डूबता जा रहा था। मेरी किस्मत कहाँ आकर फूट गई। मैं अपने पति का यकीन करती या अपनी बहन का यकीन करती, मेरे लिए फैसला करना मुश्किल हो रहा था। लेकिन मेरा दिल यही बोल रहा था कि मेरी बहन आखिर इतना बड़ा इल्ज़ाम मेरे पति पर क्यों लगाएगी। ज़रूर दाल में कुछ काला है, वरना ऐसा क्या हुआ, इसे क्या पड़ी है आधी रात को यहाँ आने की। राहिमा ने कहा, हमारा पुराना घर पिछली गली में है, इतना दूर नहीं है, बहुत आराम से यहाँ आया जा सकता है। लेकिन एक लड़की की इतनी दरिया दिलेरी तब ही दिखा सकती है जब उसकी इज्जत को खतरा हो। मैंने फौरन मोबाइल उठाया और अफजल को कॉल मिलानी चाहिए तो राहिमा ने मेरे हाथ से फ़ोन छीन लिया। वो मेरे पैरों में पड़ गई कि मैं अफजल को कुछ ना बताऊं, क्योंकि इसके पास राहिमा की गलत तस्वीर है। इसकी ये बात सुनकर तो मैं भी खामोश हो गई। वो सही कह रही थी, अगर ये सच है तो फिर वह उन तस्वीर का गलत इस्तेमाल कर सकता है। एक ही पल में मेरा पति, जो चंद दिनों में मुझे इतना प्यारा हो गया था, मेरे दिल से उतर गया। मैंने राहिमा को घर वापस जाने को कहा, लेकिन मुझे नींद नहीं आई। मेरा दिमाग फट रहा था, मेरा दिल पूरी तरह से टूट गया था, पर गुस्सा भी आ रहा था। दुख और गुस्से के मिले जुले अंदाज में ही मेरी रात गुजर गई। मुझे नींद नहीं आई, आती भी तो कैसे, मेरी तो दुनिया ही जैसे उजड़ गई। एक तरफ मेरा घर था और दूसरी तरफ मेरी छोटी बहन की इज्जत। अगर अपने घर को बचाने की कोशिश करती तो मेरी बहन की इज्जत को खतरा था, और अगर अपनी बहन की इज्जत को बचाने के लिए कदम उठाती तो मेरा घर टूट जाता। इन्हीं सोचों में इस रात की सुबह हो गई। सुबह जब अफजल घर आए तो मेरा दिल उनकी तरफ देखने को भी नहीं कर रहा था। उनको पता था कि मेरी बहन रात को यहाँ आती है, उनको सारी बात बताई थी, इसलिए उसका सारा ध्यान रोशनदान की तरफ होता। उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हारा मूड क्यों खराब है, तबीयत तो ठीक है, लेकिन मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने उनसे बातचीत बंद कर दी। मेरा दिल उनसे बात करने को नहीं कर रहा था। इसी कश्मकश में काफ़ी दिन गुजर गए। मैं अपने मायके नहीं जाना चाहती थी कि मेरी चाची वहाँ पर मुझे बर्दाश्त नहीं करती। एक तरफ से मैं अपनी सारी किश्तियाँ जलाकर उस घर में आई थी और अब मेरे पास यहाँ रहने के अलावा कोई चारा नहीं था। लेकिन मैं अपनी बहन की इज्जत के लुटेरे के साथ कैसे जिंदगी गुजार सकती थी। खैर, मैं एक बार हिम्मत करके चाची के घर गई। वहां पर मैंने दरवाजा बंद करके राहिमा से दोबारा पूछा तो उसके चेहरे का रंग लाल हो गया और वह बार बार यही कह रही थी कि अफजल ने उसे अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाया और उन 3 महीनों में वह भी उनके हाथों का खिलौना बनती रही, क्योंकि इसे समझ नहीं आ रहा था कि अफजल ने इससे शादी का वादा किया था और 3 महीने उसे इस्तेमाल किया और आखिर में यह कहकर उससे शादी कर ली कि मैं घर वालों के दबाव में आकर शादी कर रहा हूँ। अपनी और अपनी बहन की बेबसी पर मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। मैं घर वापस आ गई, लेकिन इस बार मेरा सब्र जवाब दे गया और मैंने घर में दाखिल होकर चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। देवर और मेरी सास वहाँ पर आ गए और अफजल ने मुझसे पूछा कि मैं क्यों चिल्ला रही हूँ, तो मैंने अपनी सास से कहा कि आपके बेटे ने मेरी और मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दी है। मैंने चीखते चिल्लाते हुए सारा माजरा अपनी सास के कानों में निकाला तो वे सर पकड़ कर बैठ गई। मेरा पति हैरत से मेरी तरफ देख रहा था और मेरा देवर शर्मिंदा होकर अपने कमरे में चला गया। मेरी सास ने अपने बेटे की हिमायत में कुछ भी नहीं कहा। मुझे लगा कि वे मुझे बुरा भला कहेंगी, मुझसे बोलेंगी कि उनका बेटा ऐसा नहीं है, लेकिन उनकी चुप्पी ने मुझे सारे जवाब दे दिए। यानी कि वे सब जानती थी कि उनका बेटा बदकार है, वरना कौन सी माँ इतना बड़ा इल्जाम सुनने के बाद खामोश रह सकती थी। वे बस सर पकड़कर नीचे जमीन की तरफ देख रही थी और किसी गहरी सोच में गुम थी। थोड़ी देर बाद अफजल कमरे से फिर बाहर आया और उसके हाथ में मोबाइल था और उन्होंने मेरी बहन की फोन कॉल जो रिकॉर्ड किए हुए थे मेरे सामने चला दिए।
वह सुनकर तो मेरे जैसे सर पर आसमान गिरा था। मेरी छोटी बहन मेरे पति को धमकी दे रही थी, कह रही थी कि वो मुझे छोड़ दे और उससे शादी कर ले, वरना दोनों की जिंदगी बर्बाद कर देगी। हाँ, यह मेरी बहन की आवाज थी और वह इस तरह की बातें कर रही थी। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। आहिस्ता आहिस्ता से शर्मिंदगी के दलदल में धंसती जा रही थी। मैंने किसी से कुछ नहीं कहा और खुद को कमरे में बंद कर दिया और अपनी अकल पर मातम करने लगी कि मैंने राहिमा की बातों पर यकीन करके अपने पति की इतनी बेइज्जती करवाई घर वालों के सामने। मेरे पति ने कहा कि अगर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो मैं तुम्हें इसका सबूत दूंगा। और अगले ही दिन मैंने राहिमा को किसी होटल में बुलाया और मुझे पीछे वाली सीट पर बिठा दिया। मैं बुर्का पहनकर उसके पीछे बैठ गई और उनकी सारी बातें सुनी। कसूर मेरे पति का नहीं था। असल में जब राहिमा पानी देने पहले दिन अफजल के पास आई तो इसका अपना दिल अफजल पर आ गया। इसके बाद राहिमा हर किस्म की कोशिश की कि वह अफजल उससे शादी कर ले, लेकिन अफजल एक शरीफ इंसान थे। उन्होंने उसे छोटी बहन की तरह समझा, लेकिन राहिमा जिद की पक्की थी और वह हर हाल में मेरा घर तोड़ना चाहती थी। वह सोचती थी कि अगर अफजल उसे नहीं मिले तो वो मुझे भी नहीं मिलना चाहिए। इसी मकसद के लिए, मेरे दिल में शक पैदा करने के लिए, हमारे रिश्ते में फूट डालने के लिए इतनी देर हो गई कि आधी रात को अपने कमरे की खिड़की कूदकर मेरे घर आ जाती। अफजल को अच्छी तरह से पता था कि रोशनदान से झांकने वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि मेरी छोटी बहन राहिमा थी, लेकिन वे उसका पर्दा कर रहा था मेरे सामने और दुनिया के सामने। तब मुझे एहसास हुआ कि मेरा पति अफजल नाम का ही नहीं बल्कि हकीकत में भी एक नेक इंसान है। मैंने राहिमा के पास जाकर उसे बताया कि मुझे उसकी हकीकत पता चल गई है। मुझे बहुत अफसोस हुआ, लेकिन वह मेरी बहन ही है। उसे माफ करने के अलावा मेरे पास कोई और चारा नहीं था। सच तो यह है कि बिन माँ बाप की बेटियां ऐसी होती हैं या फिर बहुत खराब हो जाती हैं। राहिमा को मैंने बहुत समझाया, लेकिन उसे असर तब हुआ जब मुझे और अफजल को ऊपर वाले ने चांद सा बेटा अदा किया और इसे समझ आ गया कि उसका कुछ नहीं होने वाला, तो उसने अपनी पढ़ाई पूरी करके शादी कर ली। अब मैं और मेरे घर वाले सब सुकून की जिंदगी गुजार रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों।